नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है वन हमारी जीवन रेखा। क्या लिखा है? वन हमारी जीवन रेखा। तो इसमें हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या है? वृक्ष वितान, वृक्ष शिखर, अपघटक के बारे में हम लोग जानेंगे। ह्यूमस किसे कहते हैं, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा अपरदन, वन अपरोपण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें एक प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर जो है वो जंगल में वन में बच्चों को घुमाने और टहलाने के लिए ले जाते हैं। उसी से रिलेटेड कहानी वहीं से शुरू होती है। तो देखते हैं, हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक शाम, क्या लिखा है? एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे, क्या लिखा? शहर की बढ़ती जनसंख्या इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या लिखा है? बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। आगे देखते हैं। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं। ये पॉइंट देखिए। देखिए क्या लिखा है? हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे लिए, मतलब हमारे फेफड़े हैं। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। वन भ्रमण। क्या लिखा है? वन भ्रमण। देखते हैं इसमें। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप, क्या लिखा है? प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का एक अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन व्यापक दृश्य देख सके। क्या लिखा है? जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। बच्चे आश्चर्य, क्या लिखा है? बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों, क्या लिखा है? विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। क्या लिखा है? यद्यपि आवरण समान समान रूप से, क्या लिखा है? यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहाँ का वातावरण, क्या लिखा है? वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट, क्या लिखा है? चहचहाट और बच्चों की सॉरी क्या लिखा है? नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। बच्चों के उपस्थित के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे।
जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर, क्या लिखा है, जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि सुकर, सुकर यानी वराह या सुअर, गौर, क्या लिखा है, गौर या वाइसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। बूझो, क्या लिखा है, बूझो और पहली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। किसके रूप में पढ़ा था? आवासों के रूप में पढ़ा था। अब वे स्वयं, क्या लिखा है, अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। यहां से पढ़ते हैं। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। क्या लिखा है? जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाख और घास पाई जाती हैं। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थीं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। अब देखते हैं चित्र 12.1, क्रियाकलाप 12.1 देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं। क्या लिखा है? जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा। आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप जैसे जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद है। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि, क्या लिखा है? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में, क्या लिखा है, नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। ये देख लेते हैं। कुछ वन्य उत्पाद हैं। क्या लिखा है? कुछ वन्य उत्पाद, जैसे ये देखिए शहद है, मोहरी लाख, ये आपका गोंद हो गया, लकड़ी से बनी मूर्ति है, ये लकड़ी की मूर्ति, और ये कत्था है। आगे देखते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाओं, क्या लिखा है? नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि, क्या लिखा? उन्होंने बताया कि यह बितान कहलाता है। क्या कहलाता है? बितान कहलाता है। मतलब प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि जो वृक्ष हैं, वन में जो ऊंचे वृक्ष की शाखाएं हैं, जो ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर जो छत की तरह दिखाई देते हैं, वृक्षों के ऊपर जो छत की तरह दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वितान या कैनोपी कहते हैं। ये क्रियाकलाप छोड़ देते हैं। 12.2 जो है, हम यहाँ से देखते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया, यहाँ देखते हैं, यहाँ से प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और अमाप में परस्पर भिन्न होते हैं।
इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। इन्हें अधोतल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं, और सबसे नीचे की परत शाक बनाती है। क्या बनाती है? शाक बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझों ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं। प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं। विभिन्न विभिन्न जलवायु विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही अर्थात क्षयमान पत्तियों पर अनेक कीट मकड़ियाँ, क्या लिखा है? अनेक कीट मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने इन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली थी। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। आगे देखते हैं। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो आइए क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 12.3 एक छोटा गड्ढा खोदिए। इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डालिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? क्या गड्ढा भी भीतर से गर्म लगता है? पहेली ने पूछा। ये चित्र देख लेते हैं। ये आपका जो पेड़ का ऊपरी वाला सिरा है, जो छतनुमा है, इसको क्या कहते हैं? शिखर। जो इस जो बड़ा वाला वृक्ष है, इसके नीचे ये वाले जो वृक्ष हैं, इन्हें कहा जाता है अधोतल। और ये जो नीचे वाले घास जैसे हैं, जो छोटे छोटे हैं, इनको कहा जाता है शाक। क्या कहा जाता है? शाक। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। पहेली ने पूछा। क्या पूछा? पहेली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दे तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृत पोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाक बच्ची हो अथवा मांस बच्ची, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है, और इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें अर्थात कीटों को मेढक खा लेते हैं, मेढक को सर्प खा लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आइए देखते हैं खाद्य श्रृंखला का प्रकार क्या है। ये देखिए, ये आपका घास है। घास को कौन खाते हैं? कीट खाते हैं। कीट को मेढक को सर्प खाता है। सर्प को गरुड़ या बाज या चील कह सकते हैं, यहाँ पर चील खाते हैं। और इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला क्या होती है? चलती रहती है। अब देखते हैं, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्या लिखा है? वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर समृद्ध होती हैं। क्या लिखा है? वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करता है। अन्य खाद्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा।
उन्हें छैमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों मिलीपीडो, क्या लिखा है, मिलीपीडो, चीटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों अर्थात पौधों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक, आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, मृदा के लिए क्या उपयोगिता है। ठीक, देखते हैं आगे। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार क्या लिखा है, इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। क्या पूछा उसने, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। टीबू ने उत्तर दिया कि क्या लिखा, मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। क्या निर्मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। वे कौन, वन। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। क्या लिखा है, जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों, क्या लिखा, मूलों अर्थात जड़ों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। क्या लिखा है, वृक्ष अपने मूलों से अर्थात जड़ों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। ये पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, ये पादप है, ये क्या है, पौधा है। पौधे ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया एटमॉस्फेयर से और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को क्या किया, छोड़ दिया, निर्मुक्त कर दिया। और फिर जंतुओं ने इसी ऑक्सीजन को लिया, लेने के बाद उसने क्या छोड़ा, क्या निर्मुक्त किया, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को उसने छोड़ दिया, निर्मुक्त कर दिया। फिर पादप क्या करता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। फिर जंतु ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यह प्रक्रिया क्या होती है, बार बार निरंतर चलती रहती है। आगे पढ़ते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है। तो टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। क्या लिखा है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें कुछ विभिन्न जनजातियां, क्या लिखा है, इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधि पादपों के बारे में जानते हैं। बूझो एक छोटे झरने, क्या लिखा है, बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर
झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है। आगे देखते हैं। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखा। क्या लिखा है? टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद अथवा इसको मल कह सकते हैं, मल और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी क्षयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। पहले कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बूझों ने अपनी नोटबुक में क्या नोट किया देखते हैं। पौधों की अधिक किस्मों और आश्रय देकर क्या लिखा है? पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के क्या लिखा है? विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए क्या लिखा है? विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में क्या लिखा है? जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता में क्या लिखा है? जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग क्या लिखा है? अब लगभग दोपहर हो गई थी। क्या लिखा है? अब लगभग दोपहर हो गई थी। बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। वन वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब सूखी थी। लगभग आधे घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत पर अब कुछ गीली हो गई थी, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती। ये पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा है। पहला पॉइंट क्या लिखा है? यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। जब आपके शहर में
जब आपके शहर में कई घंटों तक वर्षा उच्च दर से होती है, अर्थात वर्षा होती है, तो क्या होता है? प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। क्या लिखा है? उन्हें अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष वर्ष भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल समांतर मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में, क्या लिखा है? लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास का कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने, क्या लिखा है? बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने क्या लिखा? देखते क्या लिखा? वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय, क्या लिखा है इन्होंने? वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधि, पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। क्या लिखा है? हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। प्रमुख शब्द क्या क्या हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने इस अध्याय में किया, उनके बारे में पढ़ा। वृक्षवितान, वृक्ष शिखर, अपघटक, ह्यूमस, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा अपरदन, अधोतल और वन अपरोपण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं कि आपने क्या सीखा, अर्थात हम लोगों ने क्या सीखा। देखते हैं। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती हैं। वनों में वनस्पतियों के विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। ठीक है। वन में मृदा जल, क्या लिखा है? वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन क्षेत्रों में वास करने वाले, क्या लिखा? वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं।
वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है? कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पी पादपों की परागण में सहायता करते हैं। क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखना है? परागण। परागण में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? वन परिशुद्धि करते हैं। क्या लिखा है? वन परिशुद्ध करते हैं हवा और पानी को। हवा और पानी को, यहाँ क्या होगा? हवा और पानी। यहाँ क्या होगा? हवा, और यहाँ होगा पानी। देखते हैं शाक वन में। क्या लिखा है? शाक वन में निचली परत बनाते हैं। कौन सा परत बनाते हैं? निचली परत, निचली परत बनाते हैं। घ नंबर क्या लिखा है? वन में क्षयमान पत्तियों और जंतुओं की लीद मिट्टी को समृद्ध करते हैं। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर मिट्टी क्या होगा? फिर से लिखते हैं, मिट्टी। मिट्टी को समृद्ध करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखते हैं। चित्र 12.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित कीजिए। बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल, भौमजल। तो देखते हैं क्या है। ये तो आपको पता है क्या है? बादल। क्या है? ये हो गया आपका बादल हो गया। यहाँ से आपका क्या होगा? ये पादप है। ये हो गया पादप। ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया पादप। ठीक, ये हो गया आपका जंतु। पादप ने क्या किया? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और ऑक्सीजन का क्या कर दिया? निर्मुक्त कर दिया। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपके वर्षा की बूंदें दिख रही हैं। ये हो गया आपका वर्षा और ये हो गया बादल। इसके चारों ओर की जो स्थान है इसको क्या कहेंगे? वायुमंडल। तो ये स्थान जो हो गया चारों ओर की, जो क्या हो गया ये हो गया आपका वायुमंडल हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं जंतु भी हो गया। फिर ये हो गया आपका भौमजल। ये क्या हो गया आपका? भौमजल। ये हो गया मूल। मूल अर्थात जड़। ठीक, और यहाँ जो ऊपर हो गया ये हो गया मृदा। मृदा के ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? अपघटक। क्या पाए जाते हैं? अपघटक। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा, अपघटक। ठीक, पूरा हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? केरोसिन। क्या है? केरोसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पहला देखते हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाते, ये आपका सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो ये आपका गलत है, क्योंकि वो निर्भर होते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13। सूक्ष्म, क्या लिखा है? सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा ह्यूमस। क्या हो जाएगा? ह्यूमस। दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।